बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। वी आर लाइव फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। और मेरा वीकेंड कैसा गुजरा, होपफुली कि आपका बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा। मेरा वीकेंड कैसा गुजरा उसकी रुदात मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद चलते हैं, हरमीत पाजी को शो में शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका वीकेंड कैसे गुजरा। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे वीकेंड के हवाले से वही बात कि आप इंतज़ार करते हैं और वीकेंड में बहुत सारी प्लानिंग होती है और कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग में आप कामयाब हो जाते हैं, कुछ प्लानिंग ऐसी रह जाती हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा गुजरा वक्त। और फिर मंडे का दिन है और वाकई में मंडे का दिन जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे स्कूल के बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं या दफातर की तरफ लोग जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन एक नई शुरुआत होती है एक नए हफ्ते की, और मेरे ख्याल में शुरुआत बेहतर तरीके से कर लेनी चाहिए। अच्छा, वेकअप कॉल की जब हरमीत वाली हम बात करते हैं तो मंडे को हमारी एक कोशिश होती है, वो ये कि हमारे देखने वालों को हम बता सकें कि ज़िंदगी में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ऑल दो आपको आगे बढ़ना पड़ता है, कदम जो है वो आगे बढ़ाने पड़ते हैं ओवर द वीकेंड। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन इट्स अ ब्रांड न्यू वीक, इट्स अ ब्रांड न्यू डे, तो मेरे ख्याल से आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए और इसी सोच के साथ आज के दिन का बाकायदा आगाज़ करना चाहिए। तो हम भी अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत अच्छी और ज़बरदस्ती इंटरेस्टिंग सी खबरें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और अगर हम बात करें अपने पूरे रन डाउन की, तो आपको पता है हम सियासी सूरत हाल हो, माशी सूरत हाल हो, बच्चों की डे ऑफ की बात करें, लॉन्ग वीकेंड की बात करें जो कि बाद में जाके शॉर्ट हो गया था, स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें जो कि टेक ऑफ कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। कंटेंट क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो इश्यूज जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हरमीत बात कर लेते हैं हमारी क्रिकेट टीम की, जिसके दिलदादा पूरी दुनिया में हैं। और अगर हम बाबर आजम समेत पूरी टीम की बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटीज़ हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, जो उनका टैलेंट है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हम ये नहीं कहते कि बाय हुक और बाय क्रुक आप ट्रॉफी जीत कर ही वापस आएँ, बट ऑल दो क्वालिफाई करने की जब बात आती है हरमीत, तो हम इस बात में यकीनी तौर पर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो अफसरदा भी हैं, परेशान भी है कि परफॉर्म बेहतरीन करके सेमीफाइनल तक भी अगर आप पहुंचते, स्कोर रेट अच्छा होता, स्कोर बोर्ड पे आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती, तो ऑब्वियसली उसके बाद भी आप वापस आ जाते। तो पूरा इंतजार होता है। जाहिर बात है कि जितने भी ममालिक हैं, खासकर पाकिस्तान की बात की जाए, एशिया में 2-3 ऐसे ममालिक हैं, 3-4 कि कम से कम उनको इस मेले का खासकर इंतजार होता है। और पाकिस्तानी जो है बहुत बड़ी तादाद में, फिर पाकिस्तानी टीम की तैयारियों को देखते हुए, इससे कबल जिस तरीके से हम देख रहे थे कि ICC में नंबर 1 हम जा रहे थे, दीगर टूर्नामेंट हमने जीत लिए थे, दीगर मैचेस परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तमाम तर खिलाड़ियों की, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के लिहाज से भी हम टॉप में जा रहे थे। तो ऐसे में उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और फिर अगर मेला सच रहा हो हिंदुस्तान में, भारत की सरजमीन पर, और वहां पे इस किस्म के आपने जिस तरह खेल हमारी कौमी टीम ने पेश किया, तो फिर मायूसी जरूर होती है। लेकिन बहरहाल मायूसी गुनाह है और हमें उम्मीदें बाहर रख वाला फार्मूला जो है उस पर ज्यादा यकीन रख लेना चाहिए। और वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, और कहीं ना कहीं मेरी बात सुनिए, स्क्रीन का तकाजा ये कि ऐसी रिवायती बातें तो हमें करनी पड़ती हैं, बिकॉज हमने अपनी टीम का मोराल भी अप रखना है। लेकिन PCB ने जो इस पूरी सीरीज के दौरान किया, उसके बाद बाबर आजम के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि वो वापस आते साथ ही जो है देखने में ये आ सकता है, सुनने में ही आ सकता है कि वो ऐलान कर सकते हैं कि मैं इस वक्त इस्तीफ़ा दूंगा और मैं टीम का कैप्टन, बीइंग अ कैप्टन मैं आगे चीज़ों को परसू नहीं कर सकूंगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। ऑल दो की टीम जो है वो आज वापस पहुंच जाएगी, बल्कि पहुंच चुकी है मेरे ख्याल से। यस, अगर हम बात करें तो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के टाइम है और टीम जो है हरमीत बाजी वापस पहुंच चुकी है। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पब्लिक रिएक्शन इंस्टेंटली जो है वो आएगा और वो देखने में मिल भी रहा है हमें। बट ऑल दो हमने कुछ बाबर आजम को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग पब्लिक की एक्सक्लूसिव थोड़ी देर के पहले के मनाजिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये उनकी शान गाड़ी, उनकी अपनी गाड़ी जो है वो उनको लेने के लिए आई है। और बाबर आजम, अगर हम देखें, जाहिर बात है जब ये खेल जीत कर आते हैं तो उसी तरह ज़बरदस्त तरीके से इनका इस्तकबाल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस किस्म से आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मायूसी भी होती है। और एयरपोर्ट तक भी जो शायकीन है वो न जाते हैं, और अगर जाते हैं तो फिर वहाँ पे अजीब अजीब किस्म के जुमले भी करते हैं। लेकिन बहरहाल बाबर पे जिस किस्म से मीडिया ट्रायल उसका हो रहा है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नाम है, बाबर ने बहुत सारी जीत भी पाकिस्तान के नाम की है, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसका बरसों से
हमें इंतजार था कि कहीं ना कहीं इतना रनिंग की जो मशीन है, कहीं ना कहीं बाबर को आप कह सकते हैं, और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस माजी में रही अब रही है वो सबके सामने है। लेकिन बहरहाल आपने बात की इस्तीफे के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इंज़िमाम ने भी जब जिस तरह इस्तीफा पेश किया तो वो वक्त नहीं था, क्योंकि एक तरफ आपकी टीम भारत की सरजमीन पे थी, दूसरी जानिब वो खेल खेल रही थी, और अचानक इस्तीफे आना, फिर पीसीबी के अंदर जो चपकलेशें थी, लड़ाइयाँ थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पे काफ़ी दबाव पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं, अंदरूनी मामला जो पीसीबी के और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के चलते हैं उसकी वजह से सूरत हाल जो है वो ऑन ग्राउंड मुतासिर होती है, और वो परफॉर्मेंस पे उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जो कि बज़ाहिर देखने में नज़र भी आया। बट ऑल दो दे आर बैक नाउ, और बाबर आजम जो इस वक्त वो ये लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो पहुँच चुके हैं। आने के बाद ही सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम भी अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर नहीं, बहुत सारी खबरें हैं, और बहुत सारी खबरों का ये जो पूरा मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं डोज, यानी डेली डोज। और डेली डोज गुड मॉर्निंग पब्लिक में आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा ऐसा हैवी और लाइट डोज हमने आपको देना है जो कि आपको इनकरेज करेगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इस चीज़ पर मजबूर कर देती हैं कि भाई अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको पॉलिश करें, कैच करें, और फौरी तौर पर उसका रिकॉर्ड बना लें। तो डेली डोज की पहली खबर आपको देते हैं। पहली खबर जो है वो यकीनी तौर पर अगर हम तालीम की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कौमों की तकदीरें बदल जाती हैं सिर्फ इस शर्त पे कि आप तालीम को अपना जेवर बना लें, ओढ़ना बिछोना बना लें, और इस टीचर ने भी यही काम किया। ग्लोबल टीचर अवार्ड की हम बात करें तो यकीनी तौर पर जो है यूनिसेफ की कोलैबोरेशन से दुबई में इस इवेंट का बाकायदा आगाज़ किया गया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया जो कि हर साल किया जाता है, और पाकिस्तानी खातून ने ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है वो जीत लिया है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी एक प्राउड की बात है। ऐसी खबरें जब हम सुनते हैं तो यकीनी तौर पर हमारा सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे एक लंबी स्ट्रगल है। मेरे ख्याल से उसको भी क्रेडिट देना हरमीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 30 साल का अरसा लगा इस पाकिस्तानी खातून टीचर को यहाँ तक पहुँचने में। 2 कमरे से और 2 कमरे के स्कूल से इन्होंने आगाज़ किया, और आज जो है वो यकीनी तौर पर वो तमाम बच्चे जो कि यतीम है, वो तमाम बच्चे जो कि वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए एक बड़े पैमाने पर स्कूल चला रही हैं। और ना सिर्फ स्कूल चला रही हैं बल्कि ये इनाम जीतने के बाद जो खतीर रकम उन्हें मिली है, उनका कहना ये कि उससे मैं कई एकड़ पर स्कूल बनाऊंगी और बनाकर बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को तालीम के ज़ेवर से। सुहा, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच मस्बत हो तो रास्ते और उसके नताइज बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो भी मस्बत ही निकलते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वाला काम जो है, यानी आप किसी की ज़िंदगी अगर बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि वो पढ़ाई से ही बदल सकती है। तालीम आती है, शऊर आता है, कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे किरदार जो हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में आस पास बहुत सारे ऐसे हीरे मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर लेना। अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर लेना, कमाल कर जाते हैं लोग, अजीम होते हैं ये लोग। और मेरे ख्याल में जब ये बच्चे आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उनको वो शख्स जरूर याद होता है जिन्होंने इस वक्त, यानी बुरे हालात में, मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामा और उनको कहीं ना कहीं अंधेरों से निकालकर रोशनियों की दुनिया में लेके गए। तो मेरे ख्याल में भाई हेड्स ऑफ, और ऐसे किरदारों के लिए, और ये अजीम लोग हैं, मैं समझता हूँ इस मुल्क में जो काम कर रहे हैं बगैर इस सोचे समझे कि हाँ हमें कुछ मिलेगा, नहीं किसी और को कुछ मिलेगा, बस ये हमारा जिंदगी का मकसद है। तो मेरे ख्याल में काबिल तहसीन है ऐसे लोग। इंसानियत की खिदमत करने के बाद हरमीत आपको अजर की उम्मीद भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात से करनी चाहिए। यकीनी तौर पर तालीम ये फैला रही है, और जो रकम है वो $10 लाख है। ताल्लुक इनका गुजरांवाला से है, सिस्टर जेफ इनका नाम है, और इनको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो हम भी कि अप्रिसिएशन का एक ट्रिब्यूट जो है वो पेश करते हैं। इस तरह से काम करते रहे, और तमाम बच्चे जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको इसी रास्ते पे गामजन रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। कराची से अगली खबर है, यकीनी तौर पर ये ऐसी खबर है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, और ऐसा छप्पड़ फाड़ा कि भाई कराची के माहीगीरों ने 70 करोड़ रुपए मालियत की 100 मछलियां पकड़ ली हैं। अब ये मछलियां जो हैं ये किस काइंड की हैं, इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 1 kg जो है 1000 रुपीज़ की मिलती है। तो ये जो आप इतनी सारी फिशेस देख रहे हैं ये सारी कराची के माहीगीरों ने पकड़ी हैं, और पूरी दुनिया में इस किस्म की जो मछली है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऊपर से जनाब आ गई है सर्दी, तो रही सही कसर सर्दी ने पूरी कर दी है। तो ये जो सर्दियाँ
सर्दियाँ आ गई हैं ना, अब इसमें इस मछली को अब अनमोल समझा जाता है खाने के एतबार से, तो अब बिकेंगी। लेकिन 70 करोड़ मालियत के ये माहीगीर जो हैं वो समझते हैं कि पूरी सर्दियाँ, मेरे ख्याल से आगे वाले कई सीजन जो है उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है किस्मत ही है, इसके अलावा क्या हो सकता है अरमीन? लेकिन अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे, चाहे वो आबी जानवर हैं या जानवर हैं या चरिंद परिंद हैं, कहीं ना कहीं खाने पीने के हवाले से भी वो ज़्यादा उनकी कीमत ज़्यादा लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बहुत सारे अद्वियात बनती है। और मेरे ख्याल में इस मछली की कीमत इसलिए भी बढ़ रही है और ज़्यादा है पूरी दुनिया में, उसकी वजह यही है कि दिल का जो ऑपरेशन होता है उसमें जो धागा इस्तेमाल किया जाता है तो इसी से वो बनता है। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा। और फिर कहीं ना कहीं टेस्ट की बात कीजिए, क्योंकि किमाड़ी में गया हूँ, किमाड़ी और आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पे फिशरीज में गया हूँ, आपको तरह तरह की ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत मछलियाँ जो है वो नज़र आएंगी। और फिर उस पर जिस तरह बोलियाँ लगती हैं वो भी बड़ी कमाल की होती है। लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त बात की कि रब जब देता है ना तो फिर छप्पड़ फाड़ के ही दे देता है। और अब अंदाज़ा लगा लें कि ये जो निकले थे अपनी मेहनत मजदूरी के लिए तो करोड़ों की मालियत की इनको मछलियाँ मिली, और वो उसकी कीमत जो है, अब मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल इदारों में भी ये खबर जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की उन्होंने इसी में कर ली। अच्छा, आपको पता है, ये तो मैंने बता दिया कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि खाने में बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन एक और अहम चीज़ जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हरमीत, ये सवा मछली जो है इसके पेट से निकलने वाली जो चर्बी होती है उससे ऑपरेशन के धागे बनते हैं। ओह माय गॉड, इसीलिए तो ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर मैं सिर्फ इसके एक्सपेंस के बारे में आपको बताऊं तो 70 लाख से 1 करोड़ तक की ये एक मछली होती है, इसीलिए तो इतनी महंगी है। लेकिन ये क्रेडिट जो है वो कराची के माहीगीरों को जाता है, यकीनी तौर पर वो खुश है और हम भी काफ़ी खुश हैं इस बात से। चलें जी, वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। अब हमने लेनी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद जो है वो होने जा रहा है, या हो चुका है या होगा, क्योंकि हम हर तरह की बात करेंगे। लेकिन अगर हम प्रोग्राम में बात करें इस सेगमेंट की, तो आज हमने सिर्फ बात करनी है मुल्क की सियासी सूरत हाल में होने वाले तोड़ जोड़ की। वो इसलिए कि अगर हम नून लीग की बात करें तो सिंध में अपनी पोजीशन को जो कमज़ोर हो चुकी थी उसको मजबूत करने के लिए दिन रात उगदोर कोशिशें की जा रही है। MKM पाकिस्तान की बात की जाए तो वो भी लाहौर तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार ने नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की, क़यादत उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और रही बात KP की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से KPK में जाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर नशिस्तें लेने के लिए दिन रात की तगदो जारी है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो नून लीग बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद किस सियासी जमात से इत्तेहाद हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज भी सामने आ रही हैं। बट ऑल दो इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। मजहर बरलास साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर, कहिएगा, वैसे कि तोड़ जोड़ कोई नया सिलसिला तो है नहीं है, हर दफ़ा हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड इटसेल्फ, हमें यही चीज़ें इंतखाबात के करीब करीब नजर आती हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमने PDM की गवर्नमेंट में जिन लोगों को साथ खड़े हुए देखा, अब वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन हवा ये चली है कि इंतखाबात के बाद ये इत्तेहाद सामने आएगा। आप क्या समझते हैं, पहले या बाद में? देखिए, पहले तो मुख्तलिफ जमातें इकट्ठा हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंतखाबात के बाद और इत्तेहाद बनेंगे या और जमातें जो हैं वो सामने आएंगी। ठीक। और इसमें अगर जो अभी जो हालिया सर्वेज आ रहे हैं सामने, अगर उनको सामने रखा जाए तो एक जमात सबसे आगे है, तो वो तो अकेली इस पोजीशन में होगी कि वो हुकूमत बना लेगी, सोलो फ्लाइट करने की पोजीशन में होगी। लेकिन जो MKM की आपने बात की है, देखिए MKM का जो फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को, वो सिर्फ शहरी सिंध तक होगा, कराची में होगा, हैदराबाद में और किसी हद तक सक्खर की एक दो सूबाई सीटों पर। ठीक है। मगर वहाँ पे उनका मुकाबला PTI से बहुत सख्त होगा, और जो हालात चल रहे हैं कराची में उसमें तो देखिए बड़ा टफ मुकाबला होगा PTI के साथ इनका। इससे मजहर बरलास साहब, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि PTI के हवाले से अगर देखा जाए तो जलसा अगर रखा जाता है तो उसको मंसूख कर दिया जाता है, कन्वेंशन पर भी हल्ला पुलिस बोल लेती है, हालात कुछ नज़र नहीं आ रहे कि उनके लिए कुछ ठीक है। लेकिन सर, ऐसे में अगर हम देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बार कहीं ना कहीं उसी सोच, उसी नज़रिए के बिना पर उतरे हैं जो आसिफ जरदारी की होती थी कि सबको साथ लेके चलना है। लेकिन सबको साथ लेके चलने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं तनहा करते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, एक तरफ इतना बड़ा इत्तेहाद MKM, JUI, दीगर बलूचिस्तान में लोग, और फिर पीपल्स पार्टी अकेले मैदान में?
دیکھیے آصف علی زرداری کا ایک بیان پچھلے دنوں آپ سب کی نظروں سے گزرا. انہوں نے یہ کہا کہ میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. جو ماضی قریب کی سیاست ہے اس میں تو یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آصف علی زرداری جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. اور آصف علی زرداری کے پاس کچھ پتے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو وہ پہلے شو نہیں کرتے اور بعد میں کرتے ہیں. اور جہاں تک پی ڈی ایم کی حکومت کا تعلق ہے، پی ڈی ایم کی حکومت بھی ماضی میں نہ بنتی اگر آصف علی زرداری اس پہ کام نہ کرتے. تو میرا خیال ہے آصف علی زرداری ہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ کام شروع کیا تھا اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی. اب چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی طور بھی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، تو آصف علی زرداری جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، مفاہمت کے بادشاہ. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر کے اگلا سوال ڈالنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ اگر ہم بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو موقع ملتے ہی فوری طور پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. پھر اب انہیں کی ابا کی بات انہوں نے اس طرح سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. تو اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ گلا بھی کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، نگران سیٹ اپ پہ بڑے سارے الزامات لگائے ہیں. تو یہ تو ہمیں بظاہر دیکھنے میں بھی نظر آ رہا ہے کہ سچویشن بالکل پیرالل نہیں ہے. دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ تو بہت سی پارٹیوں کو ہے اور دو بڑی جماعتوں کو بہت شکوہ ہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے اور ایک پی ٹی آئی کو شکوہ ہے. پی ٹی آئی کا تو آپ حالت یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی جلسہ نہیں ہونے دیا جا رہا، کوئی ورکرز کنونشن نہیں ہونے دیا جا رہا، کوئی ان کا جلوس نہیں نکل رہا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رویہ یہ ہے کہ سندھ کی حد تک تو چلو مختلف ہو سکتا ہے، مگر باقی صوبوں میں ان کے ساتھ بھی رویہ جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اگر ہم وسعیت قوم ایک اچھا الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب سیاسی جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجب ہے. اب دیکھیے پیپلز پارٹی کے جو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں سلیم مانڈوی والا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کس طرح نجکاری کمیشن کا جو اجلاس ہے اس میں خواجہ سعد رفیق شریک ہوئے، کیا وہ کسی کیبنٹ کا حصہ ہیں اس وقت؟ تو یہ سوالات جو ایسے ہیں وہ انتخابات پر بھی سوال اٹھائیں گے، اور اگر انتخابات متنازع ہوئے تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. مظہر اللہ صاحب ایک اور چیز جو آپ فرما رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کی اس سے قبل ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جو وہ جا کے کنسٹرکشن کے کام کے حوالے سے وہ بریفنگ بھی لے رہے ہیں اور باقاعدہ معائنہ کر رہے ہیں. اس ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. ایسے میں اگر ہم دیکھیں سر یہ جو تاثر جا رہا ہے ایک عوام میں کہ جس طرح پہلے سے شیروانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ جب بدلتا ہے تو ایم کیو ایم وہاں چلی جاتی ہے، باپ بھی وہاں چلی جاتی ہے. اب بھی 20 لوگ جو ہیں وہ آج جانے والے ہیں، نون لیگ کو پیارے ہونے والے ہیں. تو سر یہ عام آدمی کے ذہن میں اس قسم کا تاثر، ماضی میں بھی سارا کچھ ہوتا رہا لیکن اتنا کھلے عام جو ہو رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں جو ووٹ دینے والا ہے وہ مایوس نظر آ رہا ہے؟ ہرمیت سنگھ صاحب ایک تو ماضی اور حال میں بڑا فرق ہے. ماضی میں لوگ یہ قبول کر لیتے تھے، کسی کا جانا اور مقتدر قوتوں کا جو اشارہ ہوتا تھا لوگ اس پہ چلتے تھے. اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی سوچ میں اور مقتدر حلقوں کی سوچ میں فرق ہے. آپ دیکھیے کہ 2 پارٹیاں نہیں بنائی گئیں، ان 2 پارٹیوں کو عوام نے منہ نہیں لگایا. بالکل ٹھیک. پھر ایک اور پہلوان میدان میں اتارا گیا تو اس کے جلسے کی بھی جو حالت تھی وہ لاہور سے تو لوگ شریک نہیں ہوئے، باہر سے آئے. اب کتنے سرکاری ملازم آئے اور ایجنسیوں کی جو رپورٹیں ہیں وہ اس جلسے کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اس سے وہ ساری مقبولیت جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی. اب میرا خیال ہے لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اب یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک کے فون میں چلے جاتے ہیں، اور جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اب سوچتے ہیں. تو میرا خیال ہے ماضی اور حال کی سوچوں میں فرق ہے. اس دفعہ شاید رزلٹ مختلف ہوں. سر ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ہم بات کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی، تو جب ہم تمام کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں تمام کی بات کرنی ہے. ہیو یو سین دیٹ کہ انسٹاگرام اور سوشل میڈیا اور فیس بک پہ جو نون لیگ کا آفیشیل پیج ہے وہاں پر ایک پول رکھا گیا کہ عوام جو ہے وہ کس کو ووٹ دے گی. لیٹر آن نون لیگ نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی تھی. پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا اس وقت دیکھا کہ اس کو ووٹ دیا کہ یس یہ جو ہے نا پوری پارٹی وہ آنے والے انتخابات میں اچھا پرفارم کرے گی، اچھا جیتے گی. اب آپ
प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले इंतखाबात में? देखिए, जो 18 साल से लेकर 45 या 50 साल तक के लोग हैं, जिन्हें हम यंग कह सकते हैं, वो तबका तो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। सर वो बड़ी रेशो ज़्यादा है उनकी। और वो कबूल नहीं कर रहा कोई फ़ैसला जो किसी की तरफ से हो, या जुल्म की बुनियाद पर हो, या नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर हो, वो जो है उसको कबूल नहीं कर रहा। और पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पूरा निज़ाम जो है वो बेनकाब हो गया है। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ये भी सामने खुल के आ रहे हैं है। सर। तो लोग, मेरा ख्याल मज़हर साहब, है, एक और चीज़, काबू नहीं आ रहे। मज़हर साहब, हम जो देख रहे हैं, हमने माजी में भी ये ट्रायल, मीडिया ट्रायल देखे हैं, अभी भी जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फराह गोगी का जिस तरह उस पर प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरह करप्शन की कहानी है, और फिर पासपोर्ट का जो मामला है वो सामने आ चुका है। 16 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट रही है, अभी निगरान हुकूमत है। तो आपको क्या लगता है सर कि या ये मीडिया ट्रायल ही रहेगा, या किसी न किस तरीके से फराह गोगी जो है, जिस पर करप्शन के बहुत सारे इल्जाम हैं, तो उनको कहीं न कहीं गिरफ्तार करके कटहरे में ला के खड़ा किया जा सकता है? देखिए, जो पाकिस्तान में पिछले कोई 27 साल से एहतसाब की बातें बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं, मगर अभी तक एहतसाब हुआ तो किसी का नहीं। मुकदमात चलते हैं, मीडिया ट्रायल होता है। इसमें एक फ़र्क ये है कि इस वक्त इमरान खान की ज़ात जो है उस पे डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम नहीं है। उनके साथियों पे इल्ज़ाम हो सकते हैं, उनकी अहलिया पे इल्ज़ाम हो सकता है, उनके हवारियों पे इल्ज़ाम हो सकते हैं करप्शन के, लेकिन जो लीडर है उस पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। ये एक बुनियादी फ़र्क है। और मेरा ख्याल है कि अब जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, लोगों को इसकी आदत हो गई है, और लोग समझते हैं कि अब जिस भी पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ हुकूमती अहलकार, उसका मीडिया ट्रायल किया जाता है। लोग इसका असर नहीं कबूल कर रहे इस दफ़ा। मुझे हैरत कंपैरेटिवली कम हो गई है। सर, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों इस वक्त बाहर नहीं हैं, इलेक्शन कैंपेन ड्राइव नहीं कर पा रहे। जो जोड़ तोड़ की हम बात कर रहे हैं उसमें वो भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हमें माजी में दिखाई दिए थे। तो आप क्या देखते हैं इंतखाबात में इसका मुस्तकबिल? देखिए, माजी में पाकिस्तान में मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हो चुका है कि कई रहनुमाओं ने जेल से हिस्सा लिया और वो इलेक्शन जीत गए। अब ये जो आपने अभी हरमीत सिंह ने जो मीडिया ट्रायल की बात की ना, तो मैं आपको 1970 के इंतखाबात की बात सुना रहा हूँ कि 1970 में मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान दोनों में मीडिया दोनों तरफ जो पार्टियां जीती उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मसलन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को मीडिया ट्रायल का सामना था, मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसी तरह मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक मैगज़ीन था नज़ीर नाजी जिसके एडिटर थे, वो कोई 15 रोज़ा था, तो उसमें कोई भुट्टो साहब की खबर होती थी। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब जीत गए, इन्होंने 81 सीटें हासिल की। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, उन्होंने 160 सीटें हासिल की। बल्कि मैं एक आपको वाक़या, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो सुनाता चलूँ कि साहिवाल से एक जागीरदार थे राना खुदादाद खान। अच्छा जी। उन्होंने 1970 में मुस्लिम लीग का टिकट लिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ये कोई नई पार्टी आई है, कोई पीपल्स पार्टी नाम की, तो मैंने सोचा कि मेरा कोई मुखालफ उसका टिकट ना ले ले, पार्टी तो ऐसे बेकार सी है। तो मैंने अपने मुंशी को उसका टिकट ले दिया, नूर मोहम्मद सुखेरा को। ठीक है। अच्छा, वो मुंशी अब सारा दिन राना साहब के साथ गाड़ी में बैठा, वो कैंपेन में हिस्सा लेता था राना साहब की, और लोगों में जो भी को पैसे शैसे देने होते थे वो देता था। जब रिजल्ट आया तो सोहा जी और हरमीत सिंह, आपको हैरत होगी कि जब रिजल्ट आया तो मुंशी 40,000 की लीड से जीत गया, जिसकी कैंपेन नहीं थी। लीड से जीत। तो ये जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है ना, इसके रिजल्ट बड़े अजीबोगरीब होते हैं। डायनामिक्स कब चेंज हो जाए, कहाँ से चेंज हो जाए, कौन चेंज कर दे, आपको कुछ नहीं पता। थैंक यू सो मच मज़हर साहब फॉर बीइंग हियर। सुन रही है आपसे, सियासत हो रही है इस मुल्क पे और डंके की चोट पर हो रही है, लेकिन अवामी मफादात के लिए कौन सोचेगा? जो सोचेगा वही मेरे ख्याल से इंतखाबात में खुलकर सामने आएगा, और ये फैसला आम आवाम करेगी। एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
اب میرا خیال ہے ٹائم پاس ہی ہوتا ہے اور لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنی پڑھائی پہ پہلے توجہ دیں. باقی آپ کی یہ جو ہوتے ہیں ریلیشنس، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ افیئرز وغیرہ، یہ سارا دھوکہ ہی ہوتا ہے آج کل. اس میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ صرف ٹائم پاس کے لیے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم، اور وہ ہماری دوستی شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے سے سنسیئر ہوتے ہیں، تو وہ ٹائم پاس ہی ہے. آپ ٹائم پاس کی نظر سے دیکھو گے تو ریلیشن شپ رہے گا، ورنہ نہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی ویلیوز خود پتہ ہونی چاہیے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی. نظر میں تو ایسے ہی ہے کہ کوئی پائیداری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہی ہے کہ بس وہ ٹائم پاس ہے، ایک دوسرے کو جھانسے دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. نہیں، یہ بالکل بھی پائیدار نہیں ہوتے، یہ بالکل ٹائم پاس ہوتے ہیں. لڑکے آج کل لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں. نہیں، پائیدار بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتہ وہ انسان کس قسم کا ہے. فیک آئی ڈی سے آپ کو جو ہے ٹریپ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. دیکھیں سوشل میڈیا ویسے تو اگر اس کا استعمال دیکھیں نا تو بہت اچھا طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جس ٹرینڈ پہ لوگ چل پڑے ہیں نا وہ غلط ہے، پائیدار نہیں ہے اور اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں، یہ کہ آج کل بہت زیادہ یہ فیس بک کا اور یہ ہو گیا، یہ پائیدار نہیں ہوتا. اس طرح سے کرنے سے ظاہر ہے والدین کی عزت کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور لڑکے لڑکیاں آپس میں بہت کمزور رشتہ ہے یہ. سر آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بھی سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں، تو ان شارٹ یہ رشتے پائیدار ہو ہی نہیں سکتے. نہیں، بالکل بھی پائیدار نہیں ہوتے. سوشل میڈیا پہ رشتے بالکل بھی میرے حساب سے بالکل بھی صحیح نہیں ہو. نہیں، وہ پائیدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ زیادہ تر جہاں تک دیکھا گیا اس میں لوگ ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. مجھے نہیں لگتا ہے کہ پائیدار ہوتے ہیں. یہ بس یہ تو جب کسی انسان سے پالا پڑتا ہے یا لانگ لاسٹنگ اس میں آپ جاتے ہیں تو اس کے اچھے بھی نکل آتے ہیں، برے بھی نکلتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کی اپنی لک بھی ہوتی ہے. سر سوشل میڈیا پہ کون سا رشتہ، سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے نہیں، پرکھتے نہیں، ویسے رشتے بنا لیتے ہیں سنی سنائی پہ. سوشل میڈیا کے رشتے کی کوئی جو ہے نا پائیداری نہیں ہے. مائی اوپینین میجورٹی ہے نا 80% اٹ از جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. یہ پائیدار رشتہ نہیں ہے، یہ صرف جو مطلب کہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد پھر یہ بربادی کی طرف وہ بھی روئیں گے، یہ بھی روئیں گے، ماں باپ بھی روئیں گے، عزتیں خراب ہوں گی. تو میں یہی مشورہ دوں گا بچوں کو آنے والے، اور ماں باپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ خدا را ان چیز سے دور رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ اچھی ایکٹیویٹی میں جو ہے بچوں کو لگائیں. سو ویلکم بیک. پہلے آپ نے یہ ریویوز دیکھے عام پبلک کے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے. حرمیت، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ٹاپک آن اسکرین مس ہو گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ایسا ٹاپک جو ہے اس کو ہم نے ڈسکشن دیکھ لی. اٹ الاؤز می ٹو ریچ آؤٹ دا وائڈر آڈینس. سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں، سیٹلائٹ کزنز اور فرینڈس. آج کل ہمارے بلڈ ریلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ عام طور پر یہ خبریں بہت زیادہ سنتے ہیں کہ جاپان سے ایک خاتون محبت میں پاکستان آ گئی ہے، ایک انڈیا سے آگئی، ایک ساؤتھ افریقہ سے آگئی، ایک امریکہ سے آگئی، اور پھر محبت ہوتی بھی ہے، لیکن ایک مہینے بعد ایک اور خبر آتی ہے کہ محبت کا ڈی اینڈ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو کہ ریلائی کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو کیا سوشل میڈیا پہ بننے والے رشتے کریڈیبل ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے ان کی کریڈیبلٹی یا ریلائبلٹی چیک کرنی ہے تو اس کا کیا فارمولا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر لوگ اس کو روک نہیں سکتے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کو کتنا ججمنٹل ہونا پڑے گا، کن کن چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا، اور رشتے بنانے چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال سے اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب دینے کے لیے میرے پاس جو پینل موجود ہے ان کا پہلے میں آپ سے تعارف کرا دیتی ہوں. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لائف کوچ ہے، ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فاطمہ طاہر صاحبہ، ہمارے نفسیات ہیں، آپ کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. اگر اس ٹرم کو ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بلڈ ریلیشن سے زیادہ سیٹلائٹ کزنس بہت سارے بن چکے ہیں، دوست بہت سارے بن چکے ہیں، ہم بڑا ریلائی کرتے ہیں ان پہ اور ان کو ٹائم بھی زیادہ دیتے ہیں اور ان سے امیدیں بھی بہت ساری رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ریلائبلٹی یا کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے سوشل میڈیا پہ بننے والے رشتوں کی تو اس کا کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس؟ بہت شکریہ سوہا. دیکھیں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جس میں جدید انسان مبتلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کنیکشنز کو ریلیشن سمجھ رہا ہے. جس طریقے سے انفارمیشن نالج نہیں ہوتی، اسی طریقے سے کنیکشنز ریلیشن نہیں ہوتے. آپ سے اگر میرا کوئی تعلق ہے، حرمیت سے کوئی تعلق ہے، فاطمہ سے، تو اس کے لیے مجھے انویسٹ کرنا پڑے گا، اس میں مجھے وقت دینا پڑے گا، انرجی دینی پڑے گی. اب میری ایج کے حساب سے ایک شفقت کو انویسٹ کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا. اچھا، جس کی وجہ سے وہ ایک رشتہ ڈیولپ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی جان مال عزت مجھے تقریباً اسی طرح کی عزیز ہوگی جیسے میری اپنی جان مال عزت ہے. لیکن یہ جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کنیکشن ہے.
اس کو بنانے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرنی, آپ نے صرف ایک لکھنا ہے فرینڈ ریکویسٹ. اور جس طرح اگر خدا نہ خواستہ میرا کوئی تعلق حرمیت سے ختم ہو, اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ اس پر میں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس کی کوئی بہت جینون بڑی ریزنز ہوں گی خدا نہ خواستہ, یہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, تو رشتہ بریک ہوگا. لیکن اگر آپ نے کنیکشن بریک کرنا ہے تو آپ نے صرف انفرینڈ کرنا ہے اور وہ ختم ہو گیا. لہٰذا یہ آج کے جدید دور کا ایک بہت بڑا عذاب ہے, جس میں ہم انفارمیشن کو علم سمجھ رہے ہیں, آسانی کو سکھ سمجھ رہے ہیں, اور کنیکشن کو ہم ریلیشن سمجھ رہے ہیں. اور اس کے لیے ویری ویل ایکسپلین. میں آپ سے مطلب یہی سوال جو ہے نا وہ اسٹوڈیو میں موجود ہے فاطمہ, ان سے کرنا چاہتی ہوں. فاطمہ, کتنا کنفیوژن ہے نا کہ ہم کنیکشن کو کیا کہہ رہے ہیں, ہم کنیکشن کو کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو ہے ریلیشن ہے, اور باقاعدہ ریلیشن جو ہے اس کو ہم بلڈ کر رہے ہیں, اس پہ محنت کر رہے ہیں. جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کا کلک ہے, ہم نے ریلیشن بنایا, فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, اور اگر ختم کرنا ہے تو لو جی بلاک کر دیا, کہانی ختم, مک گئی کہانی. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کنفیوژن کس طرح سے دور کی جائے؟ اور ملنا بہت ضروری ہوتا ہے, بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے, یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا سوہا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ملنا بہت ضروری ہے, یہ اصل آپ کی انویسٹمنٹ ہے. بینگ سائیکالوجسٹ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی, میں کیا سمجھتی ہوں, ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ آپ کی جتنی کمیونیکیشن ہے اس میں صرف 7% ہے جو آپ کی وربل کمیونیکیشن ہے, 93% آپ کی کمیونیکیشن نان وربل کمیونیکیشن ہے. تو آپ جب بھی انٹرنیٹ کے تھرو کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر رہے ہیں تو ایکچولی آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے جیسچرز کیا ہیں, اس کی باڈی لینگویج کیا ہے, وہ آپ کو بات کیسے کنوے کر رہا ہے. آپ صرف ان ایموجز تک لنکڈ ہو گئے ہیں. شاید وہ بندہ ہنس رہا ہے لیکن وہ آپ کو رونے والا ایموجی بھیج رہا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے وہ تو میری وجہ سے بہت درد میں ہے. سو وہ جو فزیکل پریزنس ہے, اور 93% کمیونیکیشن جب نہیں ہو رہی ہے, 7% بہت تھوڑا ہے, تو ہم اس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. اسی کی وجہ سے صرف کنیکشن بلڈ ہو رہا ہے, ریلیشن شپ نہیں بن پا رہا. جی حرمیت. ڈاکٹر جاوید صاحب, اگر ہم دیکھیں ایک چیز جو ابھی بہت زیادہ آپ کے سامنے بھی آتی ہے, ہمارے سامنے بھی آتی ہے, اور وہ ہے خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں بہت جلدی بھروسہ کر لینا اور پھر اس قسم کی چیزیں آگے فارورڈ کر دینا جو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو پورے فیملی کا نقصان ہوتا ہے. کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, خاص کر جو نوجوان ہے, چاہے وہ فیمیل ہے میل ہیں, کیونکہ اس قسم کے اسکینڈلز جب آتے ہیں تو پوری کی پوری لائف بہت سارے لوگوں کی تباہ ہو جاتی ہے, بہت سارے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھو بیٹا, میں تو اس سلسلے میں نا بہت ہی انتہا پسند اور شدت پسند مجھے سمجھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جدید دور نے جو سب سے زیادہ کی ہے وہ عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور عورت کے مقام کو بہت نیچے گرا دیا ہے. اور اگر آپ مجھے اس لفظ کی اجازت دیں کہ ایک جو یعنی اس کو تقریباً جو ہے نا مارکیٹ کے اندر لا کر کھڑا کر دیا, اور عورت کی جو فزیکیلٹی ہے اس کو بھی, عورت کے انٹلیکٹ کو بھی, اس کی ایموشنالٹی کو بھی, جس طرح سے کوئی خریدنے اور بیچنے والی چیز ہوتی ہے اس طریقے سے مارکیٹ میں لا دیا ہے, اور اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مارکیٹنگ کے لیے. یعنی اب پراپرٹی کا کوئی اشتہار ہے, سریے کا کوئی اشتہار ہے, پینٹ کا کوئی اشتہار ہے, تو اس کے اندر ایک عورت ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے, اور اس بیچاری کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کا کہاں مقام تھا اور وہ کس مقام پر نیچے گرا دی گئی ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ میرا تھوڑا سا اولڈ فیشن مائنڈ ہو, لیکن یہ جو ہم نقل کر رہے ہیں نا ویسٹ کی آنکھیں بند کر کے, میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ویسٹ کا انسان چاہے سہولتوں اور آسانیوں کی بنیاد پر بہت زبردست ترقی کر رہا ہو, لیکن اس نے ایٹ دی کاسٹ آف ہیومن ہوڈ, اپنے انسان ہونے کی قربانی دے کر اس نے یہ تمام چیزیں حاصل کی ہیں. تو ہم بالکل اس بات سے متاثر نہ ہوں. میں فریکوینٹلی باہر جاتا رہتا ہوں, اور میں آپ کو بہت ہی یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اجتماعی طور پر آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے, مگر انفرادی طور پر ویسٹ کا انسان سہولتیں ہونے کے باوجود, مالی وسائل ہونے کے باوجود اندر سے کافی زیادہ پریشان ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ایک وجہ یہ سوشل میڈیا کے ڈیٹا کی یلغار ہے ہمارے لیے. بالکل جی, تو اس لیے اس بارے میں ہمیں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فاطمہ, ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خاص کر جو تعلقات بنانے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں اماں ابا کی قسم, دادے کی قسم, مرے ہوئے تائے کی قسم کھا کے پھر جس طریقے سے خواتین کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے, اور بہت ساری خواتین میں نے دیکھا, راولپنڈی میں ایک گجرانوالے سے ایک لڑکی آئی اور پھر اس بیچارے کا کیا حشر ہوا. اس قسم کی چیزیں, یہ جو جال بھنے جا رہے ہیں, کیا کن کن چیزوں کا خیال خواتین پر جب اس قسم کے جال پھینکے جاتے ہیں اور بنے جاتے ہیں یا ان کو پھنسایا جاتا ہے, تو کن چیزوں کا خیال نفسیاتی طور پر, کن چیزوں کا خیال, کون سی چیزیں حاوی نہیں کرنی چاہیے اپنے اوپر؟ اچھا, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں اور آپ کو اپنی ریالٹی پتہ ہو
یہ جو فلٹرز کی دنیا ہے نا، اس کے اندر آپ نے اپنا ایک وہ والا چہرہ دکھایا جو آپ کا نہیں ہے، یا آپ نے دوسرے کا وہ والا چہرہ دیکھا ہے جو اس کا نہیں ہے. پلس فلٹرز سے صرف چہرے کے فلٹرز مراد نہیں ہیں، فلٹرز سے مراد آپ کا وہ دکھانا ہے جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں، جو آپ ایکچولی نہیں ہیں. تو وہ جب آپ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ جتنا ریئلسٹک ہو کے انگیج کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، سو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھٹی حص دی ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ریالٹی سے میچ نہیں کر رہی ہے، اس بات کے ساتھ کنیکشن نہیں بنتا. سو اپنے ذہن کو کھول کر جب آپ نفسیاتی طور پہ چیزوں کے اندر انٹریکٹیو ہو کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انٹلیکچولی اسٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس بات پہ بلیو نہیں کرے پھر وہی بات کہ جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، تو آپ کو پہلے ہی آپ اب ایک وارننگ سٹیج کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مجھے اس طرف نہیں جانا. لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو میں سمجھتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اسپیشلی جب میرے پاس ایک بہت زیادہ کلائنٹیں جو عورتوں کی آتی ہے، ان کے پاس ویلیڈیشن کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی تعریف کا ذریعہ نہیں ہے. فیملی میں نگلیکٹ ہو رہی ہیں، شاید میوں سے نگلیکٹ ہو رہی ہیں، شاید بچے اس طرح سے عزت نہیں کر رہے. تو اس سارے مقام میں اگر ان کو ایک ایسا کوئی بھی پارٹنر ہے، وہ کوئی میل ہے، فیمیل ہے، کوئی ماں بن گئی ہے، کوئی دوست بن گئی ہے، کوئی افیئر چل رہا ہے، اگر وہ اس کو وہ ویلیڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے تو شاید اس کے ویسے ہی سبھی فلٹرز ختم ہو جائیں گے، شاید اس کی ریئلسٹک اپروچ وہیں پر ختم ہو جائے گی اور اس کی اپروچ صرف اتنی رہ جائے گی کہ مجھے تعریف مل رہی ہے تو مجھے اس کی طرف جانا ہے. سو وہی بات اس بات کو پہلی بات کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اگر آپ ریئلسٹکلی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں، معاشرہ کیا ہے، تو پھر آپ اس ویلیڈیشن کی طرف جائیں گے نہیں. آپ کو پتہ ہوگا اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے. اچھا فاطمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر اسی کو تھوڑا وائڈر لیول پہ ڈرائیو کریں ڈاکٹر صاحب، آپ اس چیز کو ایڈریس کیجیے گا کہ نہ صرف ہمارے بنائے ہوئے سوشل میڈیا کے تعلقات بلکہ تو ہمارے گھر والے، پیرنٹس، اور پھر اگر ہم رشتے کروانے اور کرنے کی بات کریں تو اس پر بھی ہم بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہو یا رشتہ کروانا ہو، آن لائن 1001 ایسے ہمارے پاس ذرائع موجود ہے جو کہ یہ رشتہ کرا دیتے ہیں اور لیٹر آن سچائی کچھ اور ہی سامنے آتی ہے. والدین کو کیا ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اس صورتحال میں؟ جی بہت شکریہ، میں اس کا جواب دیتا ہوں، مگر یہ جو طاہرہ نے بات کی ہے نا یہ بہت ضروری ہے. عورت کو گھر کے اندر ایک پذیرائی ملنا، چاہے وہ بیٹی ہے، کیونکہ عورت کی نفسیات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کو اپریشیٹ، میں تعریف کرنا نہیں کہہ رہا، اپریشیٹ کیا جائے. ہر شخص کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن خاص طور پر عورت کی جو سائیکالوجی ہے اس کے اندر یہ بات بہت اہم، اور طاہرہ مجھ سے بہتر بتا سکتی ہیں. تو لہٰذا گھر کے اندر جس طرح میل کو ایک ڈومیننس حاصل ہے، اور اب جب زمانہ کافی بدل گیا ہے، اس کے باوجود ابھی بھی ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. لڑکیوں کو، بچیوں کو اگر ان کی صحیح طریقے سے پذیرائی کی جائے تو یہ بہت زبردست پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو پھر ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی کہیں سے ضرورت نہیں رہتی. اچھا جہاں تک آپ نے جو دوسری بات آپ نے کی، اس میں دیکھیے کہ یہ بہت ایک لائف لانگ ریلیشن شپ ہے اور یہ بہت انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے. آپ دیکھیے کبھی کبھی ہم اس کو لائٹر ٹون میں کہتے ہیں کہ کسی شخص کا ستیلا باپ ہو سکتا ہے، ستیلی ماں ہو سکتی ہے، لیکن ستیلی بیوی نہیں ہو سکتی. بیوی ہمیشہ سگی ہوتی ہے. تو یہ اتنا ایک انٹیمیٹ اور اتنا ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے. تو اس ریلیشن شپ کو کرافٹ کرتے وقت ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اچھے طریقے سے. اچھا ضروری نہیں کہ دو شخص جو ہیں ان میں سے ایک غلط ہو سکتا ہے دونوں ٹھیک ہوں اپنی جگہ پر، مگر دونوں کی کمپیٹیبلٹی نہ ہو. تو آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی آپ کی آواز آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے، سن رہے ہیں سر. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بہت احتیاط کی جائے. بنیادی جو اس کی سلیکشن ہے وہ تو جس کی شادی ہے اسی کی ہونی چاہیے، لیکن مینٹور کے طور پر اس کے پیرنٹس، اس کے دوست اور باقی احباب کو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جی حرمیت. ڈاکٹر فاطمہ ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کہیں نہ کہیں یہ فلٹر کی دنیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں. لیکن دو چیزیں اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک طرف ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کہ جو خواتین ہیں ان کو رنبیر کپور جیسا لڑکا چاہیے، لڑکے جو ہیں خود سکس پیک نہ بھی ہو لیکن وہ چاہتے ہیں کتنا کیف ہو. یہ جو سلسلہ بڑھ رہا ہے. پھر دوسری جانب ہم جو ریکویسٹیں بھیجتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بڑے محبت میں بڑے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. میرے محلے میں ایک لڑکا تھا، وہ اس نے بڑی ریکویسٹیں بھیجی اور بڑی گفتگو چلتی رہی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بابا کی پری نہیں تھی، پرا تھا. تو یہ نفسیاتی طور پر ہم کس دنیا میں چلے گئے اور کتنے کھو گئے اور کتنا نقصان اسے ہمیں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ تو بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ بعد میں وہ حاجی غفور نکل آتا ہے اور پہلے وہ پاپا کی پری بنی ہوتی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے.
नफसियाती तौर पे इसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ये हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा असर जो मैं देखती हूँ वो ये है कि आपके अंदर एक पर्सनालिटी के अंदर अवॉइडेंट पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। आप इतना ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया के अंदर चले जाते हैं, आपको उस तारीफ़ की, उस ग्रेटिफिकेशन की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि रियलिस्टिकली वर्ल्ड में आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। और प्लस एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ और इतना ज़्यादा प्यार आपको इंटरनेट पे मिल रहा होता है कि आपके अंदर एक फियर ऑफ क्रिटिसिज्म पैदा हो जाता है रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, कि आप पहले ही सोचने लग जाते हैं कि ये बात मैं रिकॉर्ड करके कर दूं क्योंकि मैं उसको 10-12 दफ़ा एडिट करके इसको डाल सकता हूँ, या मैं लोगों को दिखा सकता हूँ, या मुझे इसके ज़रिए कोई रिश्ता मिल सकता है, या मुझे चाहने वाले मिल सकते हैं। लेकिन यही बात मैं वंस गो के अंदर लोगों के दरमियान नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्रिटिसिज्म मिल सकता है। सो वो जो क्रिटिसिज्म का खौफ है ना, वो साथ साथ बिल्ड होता जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। और बहुत सारे लोग आज की दुनिया में, ये शायद अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो रियलिस्टिकली वर्ल्ड के अंदर आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो इफेक्ट हो गया और आपकी सारी ग्रेटिफिकेशन लोगों के साथ जो इंटरनेट की दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ लिंक्ड हो गया। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर पीआर का भी है। डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ पर बात जरूर कीजिएगा कि अगर हम पीआर की बात करें तो हर बंदे की आजकल कोशिश ये होती है कि जिसके ह्यूज फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर, तो जिसके फॉलोअर्स हैं, आपसे कोई नहीं पूछता कि आप कमाते कितने हैं, आजकल तो लोग ये पूछते हैं आपके फॉलोअर्स कितने हैं। सो ये चीज़ें जो हैं उसकी वजह से हम पीआर की वजह से ताल्लुक बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो जो होते हैं वो नहीं बताते और जो नहीं होते वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से कितना मिसजज कर देते हैं हम लोगों को? सोहा, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ कामयाबी का इस जदीद दौर में मेयार सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। जबकि एक इंसान की कामयाबी के जो फैसेट्स हैं उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है, उसकी रिलेशंस में डेप्थ कितनी है, स्पिरिचुअली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका जो है एक नुक्ता नज़र इस पूरी कायनात के बारे में क्या है और अपने माहौल के बारे में क्या है। बदकिस्मती से हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारी हर चीज़ का जो एंड पॉइंट है वो हमारी एबिलिटी है, जिस एबिलिटी पर हम कितनी तनख्वाह ले सकते हैं। इसलिए इस जदीद दौर के शख्स का एक प्रॉब्लम है, उसकी खुद नुमाई और खुद बीनी उसका एक प्रॉब्लम है और उसकी एक मजबूरी है। खुद बीनी और खुद नुमाई का मतलब यह है कि मैं जैसा नजर आ रहा हूं ना आपको, असल में मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे आपको इस तरीके से दिखाना है, मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, हालांकि मुझे इस बात का कोई पता नहीं है। मुझे साबित करना है कि मैं बहुत खुश इखलाक हूं, हालांकि मैं खुश इखलाक नहीं हूं। ये खुश इखलाकी मार्केट मैनरिज्म है। आपने ये फिक्रा हम बचपन में सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इज इट अ पॉलिसी? ऑनेस्टी इज पॉलिसी है ये? ऑनेस्टी क्या हमारा जाती वस्फ होना चाहिए या ये पॉलिसी है? तो लिहाजा बड़ा नजर आना, आपके फॉलोअर्स का होना, आपके लाइक्स का ज्यादा होना, ये बहुत बड़ी समाजी और एक नफसियाती बीमारी है और मेरे ख्याल में एक रूहानी बीमारी है, और यानी जिसकी वजह से इंसान वो नहीं होता जो वो होता है। और जब हम वो ना हो जो हम होते हैं तो आप पता है कि हम कितनी बड़ी तकलीफ के अंदर होंगे। डॉक्टर साहब, ठीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज हमारे साथ मौजूद थे, और फातिमा, आपने भी जो बातें एड्रेस की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको एलेबोरेट किया। हम ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत ज़्यादा सुना होगा हरमीत, हमेशा ये कहा जाता है कि यू नीड टू बी वेरी काइंड, क्योंकि वाहिद वो पॉलिसी है जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो चाहे कुछ भी हों, आप एग्रेशन ज़्यादा करते हो, गुस्सा ज़्यादा आता हो, सब्र ना हो, ये चीज़ें किसी हद तक कवर हो जाती हैं। अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं हरमीत, तो मेरा मानना पिछले कई सालों से, जब से मैं काम कर रही हूँ, प्रोफेशनल फील्ड में हूँ, कि आप किसी जगह काम करते हैं, जब वहाँ से चले जाते हैं ना, तो नहीं याद रखा जाता कि आप कपड़े कैसे पहनते थे, आप बोलते कैसे थे, आपका मिजाज कैसा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, माँ सिवाय एक चीज़ के कि आप कितने मेहरबान थे, आप कितने काइंड थे, आपका अखलाक कैसा था। तो आज अगर मैं बात करूं आज के दिन की मुनासबत से, तो दुनिया भर में पाकिस्तान समेत मेहरबानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मेहरबान होना चाहिए अपने आप के लिए भी और अपने से मुंसलिक रिश्तों और दोस्तों के लिए भी। तो ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है, इसमें अगर हम देखें पाकिस्तान में, तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को हमारी मेहरबानी की। तो इस दिन को अगर हम सेलिब्रेट करने के अतबार से बात करें या एड्रेस करें, या अगर हम ये कहें कि आपको इस हवाले से पैगाम और आगाही देना चाहते हैं कि किस तरह से मेहरबानी को मज़ीद आगे
पहुंचाया जा सकता है। दीवारें मेहरबानी एक कॉन्सेप्ट हरमीत लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था और ये लोग बहुत इसको आगे बढ़ा भी रहे थे, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ हो कितना मेहरबान होना ज़रूरी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जो मेरे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे कराती हूँ। आलिया सारिम बरनी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये वाइस चेयरपर्सन है सारिम बरनी ट्रस्ट की। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि अगर हम फाउंडेशंस की बात करें, एनजीओज़ की बात करें, ऐसे वो तमाम इदारे जो कि मेहरबानी के बहुत सारे काम कर रहे हैं, इंसानियती खिदमत के लिए पेश हैं, आप क्या समझते हैं कि इन इदारों के अलावा एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट में इस ट्रेट को शामिल करना कि आपको काइंड होना चाहिए, आपको मेहरबान होना चाहिए? हमारे यहाँ पैसे की बहुत बातचीत होती है, ये वो बहुत खूबसूरत रवैया है जिसका पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। आपने अपनी जेब से कुछ निकाल कर उसको नहीं देना, आपने सिर्फ अपने रवैये से उसको अपनी सारी मोहब्बतें दिखा देनी है। और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन इसमें जो सामने वाला जो रिसीव करते हैं, यानी मेरे अगर कोई शख्स बीमार है या कोई शख्स बुजुर्ग है, उसने पानी पीना है और मैंने ग्लास उठाकर उसको दे दिया या उसको पिला दिया, ये काइंडनेस का एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन उस बुजुर्ग के लिए, उस बीमार के लिए जिंदगी भर उसके दिल में ये एक अच्छी याद भी होगी और उसके लिए ये बहुत बड़ा सा काम होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कभी किसी पर मेहरबान हो तो ये ना सोचना कि मेहरबानी कोई बड़ी होती है, छोटी होती है, या उसका कोई वक्त होता है, या उसका कोई मजहब होता है, या उसकी कोई ज़बान होती है। मेहरबानी का कोई मजहब, कोई ज़बान, कोई उम्र, कुछ नहीं। मेहरबानी सिर्फ मेहरबानी होती है और हमें पैदा ही इसलिए किया गया है कि मेहरबानी के बाद जो चीज़ हासिल है वो क्या है? जब हम किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। और अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें अपने ऊपर भी मेहरबान होना चाहिए। अपने ऊपर मेहरबान होने का मकसद ही ये है, तरीक़ेकार ये है कि आप दूसरे पर मेहरबान हो। जो हम देंगे वो पलट कर आ जाएगा। दरअसल हम दूसरों के लिए जब आसानियां फैलाते हैं तो हमारे लिए आसानियां फैलना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा एक रिश्ता है और इंसानियत की मिराज भी यही है। वो इंसान ही नहीं कि किसी को तकलीफ में देखे और उसके दिल में उसके लिए दुख ना पैदा हो। ये एक ऐसी कैफियत है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। और अगर हम देखें हमारे सोसाइटी में, माशरे में, और फिर मेहरबान होना और इस दिन का मनाने का मकसद भी यही है कि कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर जो कहीं ना कहीं है और आपको नहीं मालूम, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आप उस सारी चीज़ों को शो भी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं एक शख्स जो है वो आपसे मुतासिर भी इससे हो जाता है। तरबियत की बात की जाए, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में ऐसे भी होते हैं कि उनका रवैया बड़ा सख्त होता है। मेहरबानी की बात आए तो वो कसम खा के कहते हैं नहीं, अगर वो उसका बस भी चलता है पर वो नहीं आते मैदान में। क्या कर लेना चाहिए शुरुआत में? क्या कुछ अगर ये एलिमेंट एक तो नेचुरल की कुदरत की तरफ से अगर हम देखें तो वो है, अगर किसी में नहीं है तो उसको डेवलप करना क्या तरीका होना चाहिए? अल्लाह करे कि सबके दिल में हो, क्योंकि मेरा मानना है कि अल्लाह ताला इंसान को बहुत अच्छा दिल देकर भेजता है। हम अपने दिल को या दुनिया प्रेशर में आके उसको खराब करती है, लेकिन अगर दुनिया ने ऐसा कुछ कर दिया है और हमारे दिल में सिला रहमी या रहम का नहीं है, एक हमें फीलिंग नहीं आती किसी के लिए, तो अपने घर में परिंदा पाल लीजिए। अपने घर में कोई छोटा मोटा कोई ऐसा पेट रख दीजिए जिसको आप खाना दें। आप उसको जब अपने बच्चों के लिए भी अगर आप देख रहे हैं कि उनके अंदर सिला रहमी नहीं है तो आप उनको किसी की परवरिश पर लगा दें। माँ की जो मोहब्बत है और माँ का जो आजिज़ी है और जो माँ की जो बच्चे की तरफ ममता है वो दुनिया में हर जगह मानी जाती है। तो माँ क्या करती है? माँ के अंदर से मोहब्बत का जज्बा उमड़ता है। अच्छा, मर्द हजरात है, अल्लाह ने मर्द को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है और उसके दिल में भी रहम ज़रूर होना चाहिए। शौहर है तो रहम चाहिए, बाप है तो रहम चाहिए, बेटा है तो रहम चाहिए, हर हवाले से रहम चाहिए। तो अगर किसी मर्द के दिल में रहम नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ रहम वाले मामलात करो, नहीं तो किसी यतीम की परवरिश शुरू कर दे, किसी यतीम के सर पर हाथ रख, किसी बेसहारा को अपनी जिम्मेदारी बना ले और वो ये समझ ले कि वो कितना ही ताकतवर है, अल्लाह उसके साथ रहम के कितने मामलात करता है। जब अल्लाह रहम के मामलात करता है तो हमें भी रहम के मामलात करने हैं। और अगर हम अपने दिल को सख्त रखेंगे, खुदा ना खास्ता अस्ता अगर अल्लाह ने अपने दिल को हमारे लिए सख्त रख लिया, उसने हमारे ऊपर रहम नहीं किया तो हमारा क्या होगा? तो अल्लाह की ये सिफत कि वो सब पर रहम करता है। अगर हम अपनी बका चाहते हैं, और अल्लाह कहता है ना कि कौन है जो मेरे बंदों को कपड़े पहनाए, कौन है जो मेरे बंदों को खाना खिलाए? वो रब है, वो रोशनी है, वो नूर है, उसके पास सारे अख्तियारात हैं, फिर भी वो हमें कहता है कि हम करें। वजह
उसने हमारे दिल में मोहब्बत हमदर्दी डाल के पैदा की। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ने इंसान पैदा किया हो और इंसानियत ना पैदा की हो? बहुत प्यारा है। वो अलग बात है कि बहुत सारी ऐसी कुदरतें और ऐसी नफरतें हमने पाल ली हैं और थोड़ा सा कहते हैं आलूदा हो गया है हमारा दिल। लेकिन चलिए हम अगर काइंडनेस की बात करें, मेहरबानी की बात करें, ये जेस्चर से तो होता है कि आपने किसी को कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, आपने कोई मेहरबानी का ऐसा एक्ट कर दिया, वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन एक वाहिद ऐसी जुबान है कि जो बहरे आप सुन सकते हैं और अंधों को हमने इसको महसूस करते हुए देखा है। लेकिन अगर आम इंसान की बात करें जो कि एक मुकम्मल इंसान है, मेहरबानी आपके अल्फाज में कैसी होनी चाहिए, आपके अखलाक में कैसी होनी चाहिए? आप मेहरबानी के अल्फाज बोल के भी बाज़ औक़ात अगले बंदे के लिए एक थेरेपी का काम कर देते हैं। तो हमारे जो जेस्चर्स हैं, हमारे जो डीड्स हैं, उसके अलावा आपको क्या लगता है हमारी ज़िंदगी में ज़बान पर कितनी काइंडनेस होना ज़रूरी है? ज़बान तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी असलियत बता देती है। यानी बहुत सारे लोग बड़े डेकोरेटेड होते हैं और बज़ाहिर बड़े ब्रांडेड होते हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा होता है, लेकिन ज़बान खुलती है तो दिल इतना दुखता है कि रब ने आपको इतना नवाजा लेकिन दिल इतना बुखील बना दिया कि आप कुछ दे ही नहीं रहे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पता है आप ज़बान तो बाद में आती है, ये आँखें, उफ, इन आँखों में कितनी मेहरबानी होती है लोगों के लिए। मैं शेल्टर होम में मैं बच्चों से कई दफ़ा अगर बात नहीं कर रही होती हूँ, मेरे सामने होते हैं, मैं सिर्फ आई कांटेक्ट करके एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ मोहब्बत की निगाह दौड़ाती हूँ। और आप यकीन रखिएगा उस निगाह में इतनी पावर होती है, इतनी पावर। अच्छा, एनर्जी ये नहीं है कि मुझसे बच्चों को खाली मिलती है, उन बच्चों की एनर्जी मेरे पास भी आ जाती है। अगर आप अपने अंदर एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं, हाँ, तो आप वो भेजिए। और ज़बान तो वो है ना, कहते हैं कि ये वो नरम हिस्सा है जिस्म का जिसमें हड्डी नहीं है, लेकिन इसका वार बहुत खतरनाक है। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी को तलवार से जख्म दे दें वो हील हो जाएगा, ज़बान का जो आपने एक दफा कह दिया वो हील नहीं होगा। तीसरा, जो बात ज़बान से निकाल दी वो कभी वापस नहीं आती। लेकिन ये कितनी खूबसूरत बात है ना कि अगर हम वही बात मोहब्बत की निकाल दें, काइंडनेस की निकाल दें ना, तो कोई किसी की जिंदगी गुजारता है। हर शख्स के दुख अपने हैं, कोई किसी के हिस्से का दुख भी नहीं उठा सकता, जिंदगी भी नहीं गुजार सकता। कोई जो फिजिकल कोई बीमार है उसकी बीमारी भी अली साहब, एक और चीज आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप जब आती हैं और आपके पास जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको आप एक ऐसी निगाह से देखती हैं, कहीं ना कहीं वहां पे रहम है। तो आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे, क्योंकि हम देखते हैं कि बेमिसाल लोग आप जैसे लोग हैं जो इसी वजह से तो दुनिया बनी है और दुनिया कायम दायम है, लेकिन हम देखते हैं कि एक ऐसे लोग भी हैं कि कहीं ना कहीं दिल नहीं होता, दुखता नहीं है, तकलीफ नहीं पहुंचती, कोई तकलीफ में है तो कोई परवाह नहीं है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का कि अगर आप रहम दिल हैं तो कितना आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है? आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, आपको थेरेपी नहीं करानी पड़ेगी। आपको पता है काइंडनेस इटसेल्फ एक थेरेपी है। अगर हमारा दिल नरम हो जाता है और हमदर्दी की तरफ आ जाता है तो ये हमारी हीलिंग हो रही होती है। अच्छा, माफी या रहमदिली पहली दफा में मुश्किल होती है। अगर दिल सख्त है ना तो पहली दफा में काम करना मुश्किल होता है। आपको पता है काइंडनेस एक नशा है। अगर आपको लोगों की मदद करने का, मेहरबान होने का आपके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाए, फिर आप अपने आप को रोक नहीं सकते। मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं, मुझे कई जगहों पे लोग कहते हैं कि ये आपने इतनी एक्स्ट्रा फेवर कर दी, तो मैं कहती हूँ रहम कहते ही उसको है कि मुझे सामने वाले की गलती, जुल्म मालूम होता है, लेकिन मैं उसको माफ कर कर उस पर रहम करती हूँ। इसी को रहम कहते हैं। रहम ये नहीं है कि सामने वाले से मुझे बहुत मोहब्बत है और वो मैं उससे अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ, ये तो मोहब्बत है, मोहब्बत के तबादले। रहम कहते ही उसको है कि मैं पावर में हूँ, सामने वाले के पास अख्तियारात नहीं है, या कभी ऐसा है कि उसने अपने नाजायज अख्तियार इस्तेमाल करके मुझे कोई अजियत दी है लेकिन मैं उसके साथ रहम वाला मामला करूं, वो उसको कहते हैं हमदर्दी। करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक वाली पॉलिसी। अगर आप मेहरबान होंगे तो मेहरबानी मिलती रहेगी और चारों तरफ से मिलती रहेगी, और ये पॉलिसी अगर आपकी ज़िंदगी में आप अपना लें तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम मसाइल आपके वैसे ही हल हो जाएंगे। आलिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक को, वो सिर्फ इस तरह से उम्मीद के यू नीड टू बी काइंड एवरीवेयर विद एवरीवन। आपकी ज़िंदगी की पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे जो ट्रेट्स हैं जो कि नेगेटिव हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं अगर आप मेहरबान हो जाते हैं। एग्रेशन कम करते हैं, गुस्सा कम करते हैं, इसके अलावा लोगों की बातों को सुनते हैं, आपकी ज़ात पे ऑटोमेटिकली बहुत सारा काम हो जाता है अगर आप सिर्फ मेहरबान होने की कोशिश करें। तो कोशिश करनी है आज के दिन आपने मेहरबान होने की, किसी भी किस तरह से भी मेहरबान हो जाए, वो आपसे कहेंगे ज़रूर आज बड़े मेहरबान हैं आप,
خیر آگے بڑھتے ہیں. اگلی ہم نے جو آپ سے اگر سیگمنٹ کی ہم بات کریں, ہرمیت ہم نہیں بھولتے, آپ کو بھی یاد کراتے ہیں, خود بھی یاد کرتے ہیں ان لیجنڈس کو, ان پرسنالٹیز کو جن کا آج دن منایا جاتا ہے, یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اس دنیا میں موجود ہو تو ہم ان کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن ایسی پرسنالٹیز جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا, لیجنڈ کی بات کر رہی ہوں, اداکار محمد کبیر خان کی آج جو ہے وہ سالگرہ منائی جا رہی ہے. اور مجھے ہرمیت جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے ڈی ایس پی طاہر خان کا وہ کریکٹر یاد آتا ہے, جو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس کریکٹر کو نہیں بھول سکتے. پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور لاکھوں میں 3 جو ان کا پہلا سیریل تھا, اس کے بعد انہوں نے بس یہ پے در پہ بہت سارے سیریلز آتے گئے اور جو منزل کامیابی کی انہوں نے اس کا شروعات کیا وہ اب تک ہم بہت سارے بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈسٹری کی بات کیجئے اور پھر اس قسم کے ایک ایسے کردار جو عام زندگی میں ایک بہت بڑے کردار کے طور پر ثابت ہوئے, ایک بہت بڑا کردار ان کی جو لائف تھی, ان کی زندگی, اس میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور بہت کچھ لوگ کو انہوں نے بنایا بھی, اس انڈسٹری کو نیا ٹیلنٹ بھی دیا. لیکن کبیر خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ خیبر پختونخوا کا علاقہ جہاں پہ اس وقت اداکاری کے شعبے کو بڑا برا کہا جاتا تھا اور اس طرح اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا, لیکن 6 سال کی عمر میں انہوں نے ریڈیو پاکستان جو پشاور ہے, پشاور نے بڑے بڑے اداکار, بڑے بڑے کلاکار, بڑے بڑے گلوکار پیدا کیے. 6 سال کی عمر میں وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں پہ اداکاری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پھر آپ نے جو بات کی کہ لاہور کی طرف 1964 میں اپنی فیملی جو ہے منتقل ہوتی ہے لاہور کی طرف اور وہاں پہ شروعات ہوتی ہے. پہلی فلم میں تھوڑی سی جھلک تھی, اتنی زیادہ نہیں تھی, رواج, اور فلم سپر ہٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے جو بات کی کہ ٹیلی ویژن کی طرف آنا اور ٹیلی ویژن, ریڈیو, ٹیلی ویژن اور فلم میں ایک منفرد مقام حاصل کرنا, کبیر خان صاحب جیسا ایک بڑے قد کاٹ کا اداکار میرے خیال میں صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے. اور پاکستان کی فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری اور کہیں نہ کہیں اپنے مزاحیہ, اپنے رومانوی انداز میں کس نہ کس طریقے کیسے ڈیلیور کرنا ہے ڈائلاگ کو, میرے خیال میں بخوبی جانتے تھے. اور جیسے ایک اسکرپٹ ان کو تھما دیا جاتا تھا, میں نے ان کے بارے میں جو سنا ساتھی اداکاروں سے, تو کیسے مکالمہ کرنا ہے, کس طریقے سے اس کردار میں اپنے آپ کو لین کر لینا ہے, میرے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہ جانے. یونیورسٹی کی طرح انہوں نے کردار ادا کیا. آنے والے نئے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں, اداکار, انہوں نے بہت سیکھا ان سے. ویسے تو ان کے ہر کردار کو ہی بہت شہرت ملی, بڑے مشہور ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا ڈائلاگ ہے, ذرا کوئکلی آپ وہ دیکھ لیں, جسٹ ہیو اے لک. ہم بات کریں ان کی پرسنالٹی کی تو یقینی طور پر پاکستان کے ایسے واحد, اور اگر پہلے کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا, جنہیں صدارتی تمغہ کارکردگی سے نوازا گیا. یقینی طور پر ہم انہیں جو ہے وہ آج چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہم نے انہیں پیش کیا ہے, جو کہ آج ان کے چاہنے والے, دیکھنے والے یقینی طور پر ان کو یاد کر رہے ہیں. سو وی آر ڈن ود دا شو فار ٹوڈے. کل نئے ٹاپک, نئے ایشوز کے ساتھ ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.